बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर्स। तो इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने इम्पल्स जनरेटर स्टार्ट किया था कि इम्पल्सेस को जनरेट कैसे किया जाता है, उसकी सिंगल स्टेज पे बात की थी। तो उसमें हमने देखा था कि एक्सपोनेंशियल हमने जो है वो आउटपुट जो इम्पल्स थी वो प्रोड्यूस की थी, और उसके साथ ही जो कैपेसिटर का जब डिस्चार्ज होता है तो उस पॉइंट पे जो है वो आपके पास इम्पल्सेस जनरेट की जा सकती हैं। तो बेसिकली इसके अंदर आपकी कैपेसिटर की जो चार्जिंग और डिस्चार्जिंग है, इस ऑपरेशन के साथ हमने इम्पल्सेस प्रोड्यूस की थी। तो अब जो हमारे पास है आर्टिकल मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर, इसके अंदर हम मल्टी स्टेजेस बनाते हैं, जो कि यहाँ से आप देख सकते हैं। इसकी पिक्चर अभी आपको शो करते हैं। तो मल्टी स्टेज में जो है, अगर हमने लार्ज इम्पल्स वोल्टेज हासिल करने हों, जनरेट करने हों, तो हम मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर का यूज़ करते हैं, ताकि इसका हमें एडवांटेज ये होता है कि एक तो आपका जो रिलेटिव साइज़ है हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर का, उसको हम स्मॉल रख सकते हैं, और दूसरा इसका फ़ायदा ये है कि जो इसकी कॉस्ट है वो हम स्मॉल रख सकते हैं। तो हमें साइज़ भी कम मिलेगा, रिलेटिव साइज़, और कॉस्ट भी हमें कम पड़ेगी अगर हम मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर यूज़ करते हैं लार्ज इम्पल्स वोल्टेज को जनरेट करने के लिए। ठीक है जी। तो ये सिस्टम जो है, ये जो मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर है, ये आपने अपनी हमारी यूनिवर्सिटी की लैब में भी देखा होगा। उसके अंदर भी ये ऑपरेटस मौजूद है हमारे पास। जो मल्टी स्टेजेस हैं, हमारे पास 5 मल्टी स्टेजेस हैं। ठीक है जी। तो अब जो बेसिक आइडिया है इसके अंदर, वही जिस तरह पीछे था। द बेसिक आइडिया इज़ टू चार्ज a number of capacitors in parallel through a rectifier circuit from a high voltage transformer। के जो नंबर ऑफ कैपेसिटर्स हैं, इनको हम पैरेलल में कनेक्ट करके मल्टी स्टेजेस बनाते हैं, और फिर इनको रेक्टिफायर से, मींस के जो आपका बेसिक सोर्स है वो हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर है, और फिर वो एसी आपको देता है, आप उससे रेक्टिफाई करते हैं, फिर वो कैपेसिटर्स को आप चार्ज करते हैं पैरेलल में कनेक्ट करके जितने स्टेजेस का है। फिर उसके बाद क्या कराते हैं, आप उन कैपेसिटर को डिस्चार्ज कराते हैं, लेकिन उनको कनेक्ट फिर करते हैं आप सीरीज़ में। ठीक है, जो डिस्चार्जिंग है उनकी वो आप सीरीज़ में कराते हैं, चार्जिंग आप पैरेलल में कराते हैं। ठीक है जी, नोट कर लें इसको। तो गिविंग द नॉमिनल आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू द चार्जिंग वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ स्टेजेस इन इम्पल्स जनरेटर। ठीक है जी। तो ये इसमें बेसिकली जो आइडिया होता है इसके अंदर जो हम यूज़ करते हैं। तो अब ये है कि जो हमारे पास कैपेसिटर्स हैं पैरेलल में, ये सारे एक ही वैल्यू पे सेम वोल्टेज पे चार्ज नहीं होते। उसकी रीज़न ये है कि क्योंकि जो रेजिस्टेंसेस हैं वो इनके सीरीज़ में आती हैं, चार्जिंग के सीरीज़ में, और उनको हम नेग्लिजिबल नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर टू द लीकेज रेजिस्टेंसेस ऑफ द कैपेसिटर। ठीक है जी। और स्पेशली उस वक्त जब आपकी जो स्टेजेस हैं वो क्या हो, लार्ज हो। आपने देखा था पीछे कि वहाँ पर हमने इग्नोर कर दिया था जब आपकी सिंगल स्टेज थी। ठीक है जी। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप इसी बात को कि इन द प्रैक्टिकल सर्किट द कैपेसिटर्स आर नॉट all charged to the same value due to the resistances that come in series during the charging being not negligible compared to the leakage resistances of the capacitors। ठीक है जी, especially when the number of stages are large। ठीक है।
अब उसके बाद है कि जो हमारी थ्योरी है उसके अंदर जो नंबर ऑफ गैप्स हैं एंड द कैपेसिटर्स मे बी इंक्रीज्ड to give almost any desired multiple of charging voltage, and it has been found feasible in practice to operate a 50 stage impulse generator. तो ये आपका डिपेंड करता है कि जो आपकी डिज़ायर्ड हो, जो डिज़ायर्ड आप चाहते हैं कि कितने वोल्टेज आपने जनरेट करने हैं, तो उसका उतना मल्टीपल आप बना सकते हैं। ठीक है जी। और ये भी जो है फाउंड किया गया है, फिजिबल है इन प्रैक्टिस कि हम जो है 50 स्टेज इम्पल्स जनरेटर भी ऑपरेट करा सकते हैं, 50 स्टेजेस। तो नंबर which can be usually successfully is limited to some extent, however, by the fact that the high resistance between the supply and the distant capacitors reduce the impulse voltage obtainable. ठीक है जी। तो इससे क्या होता है कि जो आपकी इम्पल्स वोल्टेज है वो भी रिड्यूस होती है। किसकी वजह से? ये जो आप हाई रेजिस्टेंस जो बिटवीन द सप्लाई एंड द कैपेसिटर्स आप लगाते हैं। अब ये जो मल्टी स्टेजेस हैं हमारे पास जनरेटर, इसकी कॉमनली यूज्ड जो मल्टी जनरेटर्स हैं उनको हमने यहाँ पर यूज़ किया है, जिसमें से एक जो है बड़ा फेमस है मार्क्स इम्पल्स जनरेटर सर्किट, जिसको आप यहाँ पर देख सकते हैं, जिसका नाम है मार्क्स इम्पल्स जनरेटर। यही जो फिगर है इस तरह की आपने हमारी लैब के अंदर भी देखी होगी। तो ये क्या है कि मार्क्स साइंटिस्ट का नाम है, हु वाज द फर्स्ट मैन टू प्रपोज दैट मल्टी स्टेज इम्पल्स जनरेटर्स, जिसने मार्क्स ने जो है पहली दफ़ा ये प्रपोज किया मल्टी स्टेज जनरेटर को इम्पल्स जनरेट करने के लिए, कैन बी ऑब्टेन बाय चार्जिंग द कैपेसिटर्स। तो ये वही चीज़ है कि बाय चार्जिंग द कैपेसिटर इन पैरेलल, ठीक है जी, एंड देन कनेक्टिंग देम इन सीरीज फॉर डिस्चार्जिंग। फिर उसको हम क्या करते हैं कि उनको सीरीज़ में कनेक्ट कर देते हैं डिस्चार्जिंग के लिए। ठीक है। तो इस फिगर के अंदर आप जो है देख सकते हैं कि इस फिगर में देख सकते हैं यहाँ से कि जो आपके पास इनपुट है पॉजिटिव HVDC है, वहाँ से आपने दी उसको, तो उससे फिर क्या है कि रेजिस्टेंस के थ्रू आपने उसको लिमिट करने के लिए रेजिस्टेंस लगाई, और फिर ये देखें यहाँ पर ये कैपेसिटर आपका पैरेलल है, ये सारे आपस में पैरेलल हैं, इनको हम चार्जिंग करा रहे हैं थ्रू द रेजिस्टेंस R। ठीक है जी। और फिर जब ये यहाँ से फिर आपके पास जो है ये यहाँ पर जो है वे फ्रंट रजिस्टर लगाए हुए हैं, और यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव पोलैरिटी इम्पल्स आउटपुट आ रही है। अब इसके अंदर जब हम इनका सीरीज़ में कनेक्शन कराते हैं, यहाँ से ये देखें, यहाँ से इस तरह से करके फिर ये कैपेसिटर यहाँ से फिर इस तरह से ये पाथ बना देते हैं, ये सीरीज़ बन जाता है, इस तरह से ये फिर सीरीज़ बन जाता है। तो इस तरह से इनको जब हम सीरीज़ में कनेक्ट करते हैं तो फिर इनकी क्या होती है, डिस्चार्जिंग होती है। तो इस प्रिंसिपल के तहत हम इम्पल्सेस को जनरेट कराते हैं। तो अब यहाँ पर ये है कि जो मार्क्स इम्पल्स जनरेटर है इसके अंदर पॉजिटिव जिस तरह की जिस पोलैरिटी की आप इनपुट देते हैं आपको सेम पोलैरिटी की आउटपुट मिलती है। ठीक है जी। और इसके साथ ही इसकी थ्योरी यहाँ से आप देख सकते हैं कि जिसके अंदर हमने कहा कि जो रेजिस्टेंसेज हैं R जो आपको नज़र आ रही हैं, दीज आर द चार्जिंग रजिस्टर which are very high in value and selected such that the charging of all capacitors occurs in about 1 minute। इनकी जो वैल्यू है इन रजिस्टर्स की हम इस तरह से सेट करते हैं कि जो चार्जिंग हो कैपेसिटर्स की उनके लिए जो टाइम लगे वो 1 मिनट का हो, 1 मिनट उनको लग जाए चार्ज होते होते, इतनी वैल्यू आपने सेट करनी है रेजिस्टेंस की। The wave shaping circuit is external to the capacitor stages shown. The waveform of surge generated depends upon the resistance, inductance and the capacitance of the testing circuit connected. अब जो वेव फॉर्म है सर्ज की जनरेशन की, जो सर्ज जनरेट हो रही है वो वेव फॉर्म उसकी जो है वो 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही है कि रेजिस्टेंस,
इंडक्टेंस और कैपेसिटेंस जो है वो टेस्टिंग सर्किट की कितनी है, उस हिसाब से जो उसकी वेव शेप है वो आपकी बनेगी। अब इसके साथ एक मॉडिफाइड सर्किट है, मार्क्स का सर्किट है, जो कि मोर कॉमन है, और उसमें जो है हम क्या करते हैं, एक जो पार्ट है चार्जिंग रेजिस्टर का, उसको यूज़ करते हैं वेव शेप कंट्रोल के लिए साथ। और उसमें हम क्या करते हैं कि वो सेम यहाँ पर आप देख सकते हैं गुडलेट इम्पल्स जनरेटर सर्किट है मार्क्स का, जो कि वेरी सिमिलर है टू द मार्क्स इम्पल्स जनरेटर है। ठीक है जी, सर्किट इज़ वेरी सिमिलर टू द मार्क्स इम्पल्स जनरेटर सर्किट, एक्सेप्ट दैट क्या डिफरेंस है, ये इसकी फिगर आप देखें, आपको सारी चीज़ें सेम नज़र आ रही होंगी, लेकिन यहाँ पर आप गौर करें, यहाँ पर आउटपुट और इनपुट, यहाँ इनका डिफरेंस ये है कि गुडलेट सर्किट गिव्स नेगेटिव पोलैरिटी आउटपुट फॉर अ पॉजिटिव पोलैरिटी इनपुट। ठीक है जी, ये काम करता है, इनकी अपोजिट पोलैरिटी में आपको आउटपुट इनपुट के हिसाब से देता है। वाइल द मार्क सर्किट गिव्स द सेम पोलैरिटी आउटपुट, हालांकि जो पीछे आपका मार्क सर्किट था वो क्या करता है, सेम पोलैरिटी की आउटपुट देता है। जिस तरह जिस पोलैरिटी की इनपुट है वैसी पोलैरिटी की आपकी आउटपुट है। तो ये था हमारा जो है वो रिमेनिंग पार्ट था, जो कि हम सर्जिस को जनरेट कर रहे थे। तो इस चैप्टर के अंदर जो है आपने जो पोर्शन यहाँ पर हमने देखा है, जस्ट आपने ये करना है कि इम्पल्स को जनरेट कैसे किया जा सकता है सिंगल स्टेज से, और इसी तरह से उसका जो पहला आर्टिकल था हमारा जो है एक्सपोनेंशियल, और उसके बाद जो आज का हमारा है मार्क्स, जो मल्टी स्टेज हमारे जो जनरेटर हैं, सर्ज जनरेटर्स हैं, उनका आपने ये देख लेना है। तो इसके साथ ही ये टॉपिक आपका क्लियर है। इसी तरह से हमारे पास इसके दो मोड्स हैं, एक आपका अनकंट्रोल्ड है और एक आपका कंट्रोल्ड मोड है। ठीक है जी, तो इनको भी आप जो है यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारे पास आर्टिकल है, जो नेक्स्ट फेज है हमारा, वो है टेस्टिंग का। तो अब हमारे दो फेजेस कंप्लीट हुए, 3 फेजेस। फर्स्ट फेज जो हमने हाई वोल्टेज इंजीनियरिंग के अंदर स्टार्ट किया था वो ब्रेक डाउन का था, और उसके बाद जो दूसरा फेज था ब्रेक डाउन ऑफ द इंसुलेटिंग मटेरियल्स के अंदर हमने सॉलिड ब्रेक डाउन और लिक्विड ब्रेक डाउन और गैसेस ब्रेक डाउन को हमने स्टडी किया। फिर दूसरे फेज के अंदर हमने मेजरमेंट ऑफ हाई वोल्टेज एसी एंड डीसी एंड सर्जेस, तीनों की हमने मेजरमेंट की। और फिर उसके बाद जो तीसरा फेज था हमारा, उसके अंदर हमने जनरेशन की और हाई वोल्टेज एसी को जनरेट किया और हाई वोल्टेज डीसी को जनरेट किया, और उसके बाद लास्ट में हमने हाई वोल्टेजेस या जो हमारी इम्पल्सेस थी, सर्जेस थी, उनको हमने प्रोड्यूस किया। तो आज फिर हमारा 4th फेज स्टार्ट होने को है, जिसके अंदर हम टेस्टिंग करेंगे। हाई वोल्टेज टेस्टिंग हमारे इस चैप्टर का नाम है। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि क्या हमारे टेस्टिंग के प्रोसीजर्स होंगे, हम क्यों करते हैं टेस्टिंग और कौन कौन सी टेस्टिंग करते हैं, तो इसको हम डिटेल में आज देखते हैं। तो एक्चुअली जो हमारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हैं, हम इनकी ऊपर जो टेस्टिंग करते हैं वो इसलिए करते हैं कि कल को ये विदस्टैंड कर लें ओवर वोल्टेजेस को जब ये ऑपरेट कर रहे हों, कि कल को जब कोई ओवर वोल्टेज आ जाए, कोई सर्जेस आ जाएं, कोई लाइटनिंग का इफ़ेक्ट पड़ जाए, तो ये इस जो है वो कैपेबिलिटी में हो कि उन ओवर वोल्टेजेस को ये विदस्टैंड कर ले। तो हम इसके अंदर उतनी एबिलिटी जब इंस्टॉल कर रहे होते हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं, उस वक्त बना देते हैं कि ये इतनी एबिलिटी तक इनके अंदर होनी चाहिए कि इतनी सलाहियत या इतने वोल्टेजेस को ये बर्दाश्त कर ले। ठीक है जी। तो अब बेसिकली जो हमारे पास टेस्टिंग को हम इस तरह से क्लासीफाई करते हैं कि 2 टेस्टिंग हम करते हैं, कि एक टेस्टिंग करते हैं हम अपने इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर,
इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम के अंदर जहाँ जहाँ पर हमारे इंसुलेटिंग मटेरियल्स हैं, मींस के जो सैंपल्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स हैं, जो डाइलेक्ट्रिक्स हमारे यूज़ हो रहे हैं उनके हम सैंपल लेते हैं और उनकी टेस्टिंग करते हैं। नंबर 2, हम जो है कंप्लीट इक्विपमेंट की टेस्टिंग करते हैं। जो हमारा इक्विपमेंट यूज़ हुए हैं, ट्रांसफार्मर्स हैं, जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, सर्किट ब्रेकर्स हैं, स्विच गियर्स हैं, रिलेज, एवरीथिंग, तो इनके ऊपर हम क्या करते हैं, टेस्टिंग करते हैं। तो इट मीन्स कि हमने हाई वोल्टेज टेस्टिंग को 2 जो है किस्मों में क्लासिफाई किया, 2 किस्मों में तकसीम किया। और एक चीज़ हम टेस्टिंग कर रहे हैं फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स और दूसरी टेस्टिंग कर रहे हैं फॉर द कंप्लीट इक्विपमेंट। ठीक है जी, तो 2 तरह का हमने इसको ब्रॉडली क्लासिफाइड किया। अब उसके बाद जो हमारे डाइलेक्ट्रिक या सैंपल ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स पर जो टेस्ट होते हैं उसके अंदर हम क्या करते हैं, किस चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। तो याद कर लें कि जब डाइलेक्ट्रिक मटेरियल्स या इंसुलेटिंग मटेरियल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं तो एक्चुअली हम एक तो उस मटेरियल की परमिटिविटी को मेजर कर रहे होते हैं। ठीक है जी। दूसरा डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर कर रहे होते हैं, डाइलेक्ट्रिक लॉस पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है जी। और तीसरी चीज़ जो है वो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल होती है जो हम मेजर करते हैं। तो बेसिकली 3 चीज़ों की जो मेजरमेंट है ये आप किस में करते हैं, जब आप टेस्ट करते हैं किस पर, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पर, डाइलेक्ट्रिक या इंसुलेटिंग मटेरियल्स को जब आप टेस्ट करते हैं। तो बेसिकली आप इन चीज़ों को देख रहे होते हैं। और जो इसमें डाइलेक्ट्रिक लॉस पर यूनिट वॉल्यूम है और परमिटिविटी है, आपको याद होगा कि आप इसको मेजर कर सकते हैं। जब हमने मेजरमेंट का चैप्टर पढ़ा था, हमने शेयरिंग ब्रिज पढ़ा था, तो उसमें हमने इन चीज़ों को मेजर किया था। ठीक है जी। तो अब उसके बाद जो हमारा कंप्लीट इक्विपमेंट पे जो टेस्ट हैं उनके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, हम कैपेसिटेंस की मेजरमेंट कर रहे होते हैं और पावर फैक्टर और टोटल डाइलेक्ट्रिक लॉस को मेजर कर रहे होते हैं और अल्टीमेट ब्रेक डाउन वोल्टेज और इसके साथ 4th नंबर पे फ्लैश ओवर वोल्टेज को मेजर कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जब हमने टोटल इक्विपमेंट की टेस्ट की बात करते हैं तो हमारा जो टारगेट होता है मेजरमेंट के अंदर, उस टेस्ट के अंदर जब टेस्ट करते हैं तो उस टेस्ट में हम ये मेजर कर रहे होते हैं कि कैपेसिटेंस कितनी है, पावर फैक्टर कितना है और टोटल डाइलेक्ट्रिक लॉस कितना है और अल्टीमेट ब्रेक डाउन वोल्टेज कितना है और फ्लैश ओवर वोल्टेज कितना है। तो इन चीज़ों की जो मेजरमेंट है वो हम उस टेस्ट में करते हैं जो टेस्ट हम अपने कंप्लीट इक्विपमेंट को के ऊपर करते हैं। ठीक है जी। और ये जो ब्रेक डाउन वोल्टेज टेस्ट होता है कंप्लीट इक्विपमेंट के ऊपर, ये हम कुछ सैंपल्स पे करते हैं क्योंकि ये जो है इस तरह से ये जो टेस्ट हैं ये परमानेंटली डैमेज कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं इक्विपमेंट को फर्दर यूज़ से। ये नहीं है कि हम इसको बार बार इन्हीं टेस्ट को जो है वो सारी उस पर डिवाइसेस पे करें, तो हम कुछ सैंपल्स पे कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को हम सेम कर रहे हैं। तो अब ये हुआ कि 2 क्लासिफिकेशन हमने की। मैं रिपीट कर देता हूँ। एक चीज़ के जो हमने टेस्टिंग की फॉर द इंसुलेटिंग मटेरियल्स और दूसरी जो टेस्टिंग हम करते हैं फॉर द होल इक्विपमेंट, कंप्लीट इक्विपमेंट पर करते हैं। और जो सैंपल्स डाइलेक्ट्रिक्स के ऊपर टेस्ट करते हैं उसमें हम परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक लॉस पर यूनिट वॉल्यूम और डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल को मेजर करते हैं। और इसके साथ जो कंप्लीट इक्विपमेंट पे जो टेस्ट जो कैरी करते हैं हम, उसके अंदर हम मेजर करते हैं कैपेसिटेंस को, पावर फैक्टर को या टोटल डाइलेक्ट्रिक लॉस को। डाइलेक्ट्रिक लॉस टोटल या पावर फैक्टर की बात है, अल्टीमेट ब्रेक डाउन वोल्टेज एंड फ्लैश ओवर वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है जी। तो ये सारी बातें यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में है, जिसको मैं अंडरलाइन कर देता हूँ येलो बैकग्राउंड के साथ। तो ये चीज़ें आप यहाँ से देख सकते हैं। ठीक है जी।
तो ये जो टेस्ट हैं डाइलेक्ट्रिक के हैं, जिसके अंदर जो है हम मेजर करते हैं, और ये हैं कि आपके कंप्लीट इक्विपमेंट के, जिसके अंदर हम इन चीज़ों की मेजरमेंट करते हैं। तो इस तरह से हमारे पास ये टेस्ट है। तो अब हमारे पास कुछ जनरल टेस्ट हैं जिनको हम हाई वोल्टेज इक्विपमेंट पे अप्लाई करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो टेस्ट है वो हमारा है सस्टेन्ड लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट। ये यहां से देखें, सस्टेन्ड लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट। तो इस लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट के अंदर क्या है कि जो सस्टेन्ड लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट हैं ये हम परफॉर्म करते हैं एट पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ 50 हर्ट्ज़ पर। 50 हर्ट्ज़ पर फ्रीक्वेंसी पर जो टेस्ट है वो है हमारा लो फ्रीक्वेंसी टेस्ट, और ये कॉमन है सारे टेस्टों के लिए, ठीक है। दीज टेस्ट्स आर मेड अपॉन द स्पेसिमन ऑफ द इंसुलेशन मटीरियल for the determination of dielectric strength and dielectric loss। ये जो टेस्ट हैं हम अपने इंसुलेशन मटेरियल पर करते हैं फॉर द मेजरमेंट ऑफ या फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ और डाइलेक्ट्रिक लॉस, फॉर रूटीन टेस्टिंग ऑफ सप्लाई मेन्स एंड फॉर वर्क टेस्ट ऑन हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर्स, porcelain insulators and other apparatus are used. Since the dielectric loss is sensitive to the dielectric stress, the tests are carried out at the highest ultimate stress possible। तो ज़ाहिर बात है कि जो आपका डाइलेक्ट्रिक लॉस है ये इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के लिए वेरी सेंसिटिव है इलेक्ट्रिक स्ट्रेस के साथ, तो इसलिए हम ये टेस्ट जो हैं वो हाईएस्ट अल्टीमेट स्ट्रेस के अंदर जो पॉसिबिलिटी है उसके साथ ही हम टेस्ट करते हैं। फॉर टेस्टिंग ऑफ पोर्सिलेन इंसुलेटर्स एंड इन हाई टेंशन केबल्स, वोल्टेज एज हाई एज 2000 किलो वोल्ट में बी यूज्ड। इतने वोल्टेज 2000 किलो वोल्ट हम यूज कर सकते हैं। अब ये जो हाई वोल्टेज एसी टेस्ट हैं इनको हम 50 हर्ट्ज़ पर करते हैं एज अ रूटीन टेस्ट ऑन लो वोल्टेज, जो कि 230 से या 400 वोल्ट तक हो सकती है। ईच वन ऑफ दीज डिवाइस आर सब्जेक्टेड टू हैव हाई वोल्टेज, और हर डिवाइस जो है वो इतने वोल्टेज पर उसको हम जो है सब्जेक्ट करते हैं, उस पर अप्लाई करते हैं। कितनी कि आप इस फार्मूले के तहत उसका निकाल सकते हैं कि जो डिवाइस, हर डिवाइस का वर्किंग वोल्टेज होगा आपके पास, आप वो वर्किंग वोल्टेज यहाँ पर डालें, उसको मल्टीप्लाई करें 2 से और फिर ऐड कर दें उसमें 1 वोल्ट। तो ये जो वोल्ट आएंगे ये आपके उस हर डिवाइस के आ जाएंगे जिसके अंदर हमने उसको सब्जेक्ट किया है। तो 230 वोल्ट पीस ऑफ इक्विपमेंट, अगर हमारे पास 230 वोल्ट का एक इक्विपमेंट हो जो कि उसकी जो वर्किंग वोल्टेज है वो 230 हो, तो उसके लिए हम कह सकते हैं कि मे दस बी सब्जेक्टेड टू अबाउट, उसको आप जो है कहाँ तक उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, अबाउट इस फार्मूले के तहत हम बनाएं तो 1.5 to 2 किलो वोल्ट उसके बनते हैं, यानी यहाँ तक उसके ऊपर आप वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं। इससे ज़्यादा देंगे तो वो आपका डेड हो जाएगा। दीज टेस्ट आर जनरली कैरिड आउट आफ्टर मैन्युफैक्चरर बिफोर इंस्टॉलेशन। तो इन टेस्ट को हम इंस्टॉलेशन से पहले करते हैं। तो ये आखिरी जो फार्मूला है इसको आप नोट कर लें, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा आपका इक्विपमेंट कितने वोल्टेज के लिए सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब यहाँ से देखें कि जो यहाँ पर हमने अपनी एक टेस्ट डिवाइस रखी है और यहाँ पर हमने करंट लिमिट के लिए एक रजिस्टर लगाई है यहाँ पर कि जब आपकी सर्विस आए तो डिस्चार्ज होता है तो हाई करंट के केस में आपके पास तो
वो रजिस्टर करंट लिमिट के लिए हमने लगाई, और इसी तरह से ये हमारे पास ट्रांसफार्मर है। तो ये AC जनरेशन टेस्ट सर्किट हुआ। अब लो फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह से हुआ कि जब हाईएस्ट वोल्टेज हैं वो हम अप्लाई करते हैं डिवाइस पर अंडर टेस्ट, जो टेस्ट जिसको कर रहे हैं बाय मीन्स ऑफ ट्रांसफार्मर से हम हाई वोल्टेज लेते हैं। द ट्रांसफार्मर नीड नॉट हैव हाई पावर रेटिंग। If a very high voltage is required, the transformer is usually built up in stages by cascading। ये हमने पीछे बात की ही थी cascading के केस में कि जब हम जो हाई वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड हैं तो हम क्या कर सकते हैं, कैस्केडेड अरेंजमेंट से ऑब्टेन कर सकते हैं। By means of cascading, the size of transformer and the insulation bushing necessary may be reduced in size। ज़ाहिर बात है ये आपको एडवांटेज है। The transformers are usually designed to have a poor regulation so that if the device under test is faulty and the breakdown occurs, the terminal voltage would drop due to the high current caused। तो ये हमारे पास जो इसलिए उसकी वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो ट्रांसफार्मर जो है वो पुअर वोल्टेज रेगुलेशन से डिज़ाइन किए जाते हैं। A resistance of about 1 ohm per volt is used in series with the transformer so as to limit the current in the event of breakdown of approximately 1 ampere। और ये जो रेजिस्टेंस है दिस कुड बी इलेक्ट्रोलाइट टाइप which would be far from the constant but would be a simple device such as a tube filled with water। और ये जो ऑल हाई वोल्टेज एप्लीकेशन है जब आप टेस्टिंग कर रहे हैं तो उस वक्त एक बात का ख्याल रखें, जो सेफ्टी है आपकी इट इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। तो यहाँ पर इसको यहाँ पर लिखा है कि नोट कर ले कि इन हाई वोल्टेज टेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस आर टेकन so as to ensure that there is no access to the testing area। कि पहले ये बात की यकीन दहानी कर लें कि जो टेस्टिंग एरिया है वहाँ तक कोई एक्सेस नहीं है जब आप हाई वोल्टेज ऑन कर रहे हैं। तो देयर वुड बी स्विचेस दैट वुड ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड व्हेन द डोर टू द एरिया इज़ ओपन। तो ज़ाहिर बात है वहाँ पर हम स्विच लगा देते हैं या लगाने चाहिए जहाँ पर हम वोल्टेज का जो हाई वोल्टेज ऑन करें उसका डोर बंद करें तो डोर उसका बंद हो जाए ऑटोमेटिक। तो ये आपने लैब में भी देखा होगा, हमारी जो यूनिवर्सिटी की लैब है हाई वोल्टेज की उसके अंदर भी हमने ये सेफ्टी प्रिकॉशंस की हुई हैं। ऑटोमेटिक हैं कि वहाँ पर एक्सेस भी नहीं है हमारी टेस्टिंग एरिया में, और ऑटोमेटिक हमारे जब डोर क्लोज हो जाते हैं जैसे ही वोल्टेज ऑन होती है।